विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 11वीं, विषय इतिहास, अध्याय 4, इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 से 1200 ईस्वी सन तक का कालखंड है। इसमें पहले 3 भाग हम पढ़े हैं। अभी हम देखते हैं चौथा भाग, विद्या और संस्कृति। और चौथे भाग के अंतर्गत विद्या और संस्कृति के पहले का भाग इसमें है कि अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। विद्या और संस्कृति को हम अंतिम भाग में देखेंगे। अर्थव्यवस्था में प्रमुख व्यवसाय, जो मुख्य व्यवसाय था इस्लामी राज्य का, वो कृषि था। उसके साथ साथ पशुपालन भी था। पशुपालन की स्थिति खानापादोश के लोग, जमीन के मालिक, छोटे किसान, बड़े किसान। ईरान में ज़मीन काफ़ी इकाई में बांटी थी। खेती किसानी द्वारा दी जाती थी। ससानी और इस्लामी काल में संपदा भूमि राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। और इसमें भू राजस्व से आए और राज्य में सिंचाई प्रणाली का निर्माण, कृषि उत्पादन बढ़ोतरी के लिए विविध प्रकार की कृषि फसल उत्पादन बढ़ना चाहिए, इसके लिए और पैदावार क्या उत्पादन बढ़ता था। और वो टैक्स वगैरह जो लगाते थे उत्पादन के अनुसार, भूमि कर अदा होना पड़ता था, जिसे खराज बोलते थे। और जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर 5वें हिस्से तक, अगर कम मुद्दा पर उत्पादन होता है तो उसके हिस्से के अनुसार ज़्यादा उत्पादन होता है, इसके हिस्से के अनुसार जमीन का पोत देखकर और उत्पादन के अनुसार वो आय राजा को मिलता था और उसकी मिल्कियत होती थी। गैर मुस्लिम को कर देने के उद्देश्य मुसलमान बनने लगे थे, क्योंकि आय कम हो गई। और मुस्लिम अगर बनते हैं तो कर देना नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर राजस्व से, जिसे एकता कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया गया था। स्थानीय प्रशासन की रीढ़, जो इस्लामी जगत में फैलते हुए शहर स्थापित हुए और अरब सैनिक मुख्य रूप से बसना शुरू हो गए। और ये स्थानीय प्रशासन की रीढ़, यानी कि स्थानीय प्रशासन इसके भरोसे पर खड़ा था। फौजी शहर में इन्हें मिस्र कहा जाता था। कूफा और बसरा इराक में, उस्ताद तथा कैरा में मिस्र थे। और स्थानीय प्रशासन के अब्बास खलीफात राजधानी के रूप में स्थापन की। इसके अंतर्गत शहर में जो 2 प्रकार के भवन, एक भवन को मस्जिद, दूसरा भवन सुका। मस्जिद यानी कि एक प्रकार से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसार होता था। और एक मस्जिद प्रतिष्ठान इतनी बड़ी होती थी कि इसमें दूर से दिखाई देने लगी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी, जो हम सुखा बोलते हैं, इसके अंतर्गत दुकान आते हैं, आवास आता है, बंदूक आते हैं, ऑफिस और कार्यालय आते हैं। ये सब मिलकर वो बनते हैं।
और बाहरी इलाकों में गरीबों और मकाम देहातों में लाई जाने वाली हरी सब्जियां, बाजार फल सब्जियां के ठिकान और अस्वच्छ दुकानें ये भी और सराय भी होते हैं। ये निम्न स्तर के लिए, बाहर के लोगों के लिए न, सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। कई शहर परिपक्व थे, विकसित थे, राजनीतिक परंपरा में ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन होते गए। ब्याज लेन देन गैर कानूनी था। आज भी हम देखते हैं कि ब्याज लेने वाले को अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान उसे माफ नहीं करते हैं, वो लालची है। एक दिन में ही टाटा बिरला बनने की कोशिश करता है और ब्याज लेन देने वाले की पीढ़ी को भी पाप लगता है कि उसका वंश फलता नहीं है। ऐसा बोलने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार, बहुत सारा ब्याज लेन देन चलता है। अभी इसका जिस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत सारी स्पेन और चांदी खरीदी वगैरह होता था। विद्या और संस्कृति, जो शुरू में मैंने आपको बताया, वो अगला पॉइंट। अन्य लोगों के साथ संपर्क में धार्मिक सामाजिक भवन अनुभव से गहराई आई। धार्मिक विद्वानों के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श इसमें विद्या और संस्कृति ने फैला। कानून की 4 शाखाएं खोली गई, मलकी, हनफी, शफी और हनबली। ये 4 शाखाएं याद करना है। अंतिम शाखा शरिया रीति रिवाजों पर आधारित थी, जैसे आचार संहिता, रीति रिवाज, तलाक वगैरह सिस्टम इसमें है। मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचारों वाला समूह सूफी बन गया और सूफी समूह आप देखते हैं कि ईश्वर की आराधना करने वाला, ईश्वर को जानने वाला एकमात्र तरीका, और इसमें अल्लाह, भजन, कीर्तन, कवाली और उसमें ध्यानस्थ होते थे और उसके प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों के लेखनबद्ध लगते थे, जिसका शरिया और तैयार करने का कामकाज भी इस्लामी कानून में किया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो इस्लामी जगत में शेख सलीम चिश्ती जिस प्रकार अजमेर में खाजा बाबा, उसी प्रकार से यहाँ पर इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में और सभी तरफ धार्मिक विचारों वाले लोग का समूह बन गया। और वो समूह केवल खुदा पर भरोसा रखो, तवक्कुल कहना चाहते थे। सूफी को संसार का त्याग, जुल्द उतना ही अधिक करना चाहते थे और अपने ही इसमें ईश्वर के साथ वो तल्लीन होते थे। उससे स्नेह, उससे प्यार, उनसे मन्नत मांगना और सर्वेश्वरवाद ईश्वर है और ऊंची अवस्था पर पूछे है। सर्वेश्वरवाद उसकी सृष्टि के एक होने का विचार, जिसका अभिप्राय है मनुष्य आत्मा को उसमें निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए, अपने ही विश्व में खो जाना चाहिए। ईश्वर में मिलन, ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम, इश्क के जरिए प्राप्त सकता है। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया द्वारा अपनी शायरी में दिया गया है। बयाजीत बिस्तामी, जो एक ईरानी थी और उसने काव्य रचना की है, फना लिखा है। महिला संत बसरा, राबिया और ईरानी सूफी बयाजीत बिस्तामी। धुलनुन मिस्री
अब्बासी खलीफा अल मोतलिक, जिसको मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जाती है, जिसकी कबर अब्बासी खलीफा अल मुतवलिक में सामने ये घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम वो बूढ़ी महिला से और सच्ची कविता एक जलवाक से सीखी थी। सूफीवाद के इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया। इस प्रकार वो लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के सक्षम चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिक, वैज्ञानिक, यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की और 7वीं शताब्दी में बेजेंटाइन में इस्लामी दर्शनिकों और यूनानी दर्शनिकों का विज्ञान का ज़्यादा प्रभाव रहा। सीरिया और मेसोपोटामिया स्कूलों में सभी सिकंदर के सम्राट के भाग थे। विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित, चिकित्सा, सिरियाई भाषा, किताबें का अनुवाद सीखने लगे। अबद, जिसका अर्थ है साहित्य और सांस्कृतिक परिष्कार। अबू नुवास कवि ने नया मार्ग चुना और इस नए मार्ग के अनुसार उसने काव्य रचना, साहित्य, पद्य, गद्य और अबद का अर्थ होता है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अबू नुवास फारसी मूल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मानने के इरादे, शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविता उसने रची, जिसे नया मार्ग। अबू नुवास के बाद कवियों ने अनुराग के पात्रों को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वो स्त्री हो या परंपरा का अनुसरण करते हो। सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मंदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। जब ईरान ने अरबों ने विजय प्राप्त किया तो पहलवी प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों में भाषा दी जाती है और उस कालखंड में जिसे अरबी से शब्द संख्या अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनों की स्थापना से नई पारसी बढ़ी और संस्कृति की ऊंचाई पर पहुंची। समानी राज दरबार के महान कवि रुतकी को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है और जिसने नई फारसी कविता तैयार की थी और जिसके अंतर्गत वो एक रूत की फारसी कविता का जनक, गजनी फाइस्ते साहित्यिक और जीवन के केंद्र बन गया। फिरदौसी ने शाहनामा को पूरा किया। लगभग इसको पूरा करने में 30 वर्ष लगे और इस पुस्तक में 50,000 पद है। ये इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है, शाहनामा। अभी शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। और काफ़ी मेहनत से इसको बनाया है। गजनवी के परंपरा के अनुसार यही था कि बाद में भारत और फारसी प्रशासन संस्कृति की भाषा बन गई। बगदाद के पुस्तक विक्रेता इब्न नदीफ बुनियादी नमूना, जो बगदाद के पुस्तक विक्रेता थे इब्न नदीफ, जानवरों की कहानियाँ संग्रह जिसका नाम कलीला और दिमना था। ये पुस्तक पंचतंत्र की कहानी करते जैसे अनुवाद इसमें लिखा है। सबसे अधिक प्रचलित और रचनाएं इसमें है। वीर साहसी और कहानियाँ इसमें है। सिकंदर और सिकंदराबाद और दुखी प्रेमी जैसी कहानियाँ इसमें लिखी है। मौखिक और आख्यायिक परंपरा है। 1001 रातें
1001 नाइट्स कहानियाँ को अन्य संग्रह है। ये कहानियाँ 1001 रातें, ये कहानियाँ एक ही वाचिका शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद एक दूसरी रात को सुनाई गई है। रात के बाद दूसरी रात में, और 1001 रातें में शहरजाद ने अपने पति को सुनाई है। अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। बाद में मामूलक काल में कहरा से इसे कहानियाँ जोड़ दी गई है। इस कहानियाँ के किस्से मनुष्य उदार, मूर्ख, भोले भाले, धूर्त, जैसे हम बोलते हैं कि भोला शंकर है, मूर्ख है, धूर्त है, साहसी है, इसका वर्णन इसमें बसेरा ने किया गया है। अपनी पुस्तक सुनाई दी थी। बसेरा ने बसरा के जहीज ने अपनी पुस्तक किताब अल बुखाल इसमें लिखा है, कंजूस माँ। इस पुस्तक में कंजूस के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इसमें इकट्ठा किए हैं। लालच का विश्लेषण किया गया है कि कंजूस आदमी लालची कैसा होता है, किस प्रकार वो फंस जाता है। नवी शब्द में अवध के दायरे के विस्तार किया और सही आचार संहिता को राजकुमारों के शासनकाल में शिक्षा देने वाली पुस्तकों को सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया। तारीख और रसूल वल मुल्क में समुचे मानव इतिहास का वर्णन मिलता है। भूगोल और यात्रा वृत्तांत रिहाला अदब की एक विशेष विधा बन गई है। रिहाला इनमें यूनानी, ईरानी, भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों के यात्रियों के विचारों का वर्णन मिलता है। जलवायु के बारे में 7 किस्म की जलवायु विभाजित किया गया है। वर्णनात्मक भूगोल विश्व की सभी देशों में लोगों की तुलनात्मक अध्ययन और विदेशों के बारे में मानव इतिहास का अभ्यास के पहलू 3 पहलू है, धर्म, समुदाय और राजनीति। इसको 3 गोले भी कहते हैं। ये मानचित्र में आपको स्थिति कहाँ की है वो ख्याल रखना है। फारस की खाड़ी कहाँ पर है, बेजेंटाइन कहाँ पर है, मिस्र कहाँ पर है, कहियारा कहाँ पर है, पिरामिड प्रसिद्ध है, कौन कहाँ से संबंधित है। जो अलबिरूनी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद 11वीं शताब्दी में मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया में बाहर देखने का एक नजराना इसमें है। अध्यापन समाप्त हो गया बेटा, ये लेसन भी समाप्त हो गया। अगले लेसन हम देखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिए हुए हैं और भी आपको पढ़ना है। मूल्यांकन के प्रश्न आपने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है। मैंने इसमें 9 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न, कानून की 4 शाखाएं के नाम बताओ। दूसरा प्रश्न, समानी दरबार के कवि का नाम बताओ। तीसरा प्रश्न, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी। चौथा प्रश्न, पुस्तक किताब अल बुखाला किसने लिखा। पांचवा प्रश्न, बगदाद के पुस्तक विक्रेता का नाम बताओ। छठा प्रश्न, शाहनामा किताब किसने पूरा किया। सातवां प्रश्न, मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचारों वाला समूह का नाम बताओ। आठवां प्रश्न, अवध का अर्थ बताओ। और 9वां प्रश्न, मध्यकाल में इस्लाम का शिक्षा केंद्र कौन सा था। सभी प्रश्न के उत्तर लिखकर भेजना है। आपको व्हाट्सएप पर ही डालना है बेटा हर दिन प्रश्न का आंसर। अभी गृह कार्य के लिए ये भी आपके एक पास नोटबुक लिख के लिखना है, भरना है उसमें, ये भी व्हाट्सएप पर भेजना है। इसके लगभग 5-6 पॉइंट करना है। मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का वर्णन कीजिए। और ये भी
7-8 मुद्दों से आपको लिखना है, पॉइंट से लिखना है। अध्यापन समाप्त हुआ। कल में अगले पीरियड में मिलेंगे। धन्यवाद।